अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। गोली का बदला गोली, इनकलाब के अलावा कोई हल नहीं। ये पैगाम धमकी नहीं, इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। ये दो टोक मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जारी किया है, जिससे यह वाज़ेह हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान सियासी लड़ाई आखिरी हदों तक आन पहुंची है। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसर एहतजाज न कर सकी, जिसकी बड़ी वजह यकीनन पंजाब हुकूमत की इंतजामी मशीनरी का एक्शन था, जिसने न सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को लियाकत बाग पहुंचने से रोके रखा, बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पंजाब के जिला अटक के बुरहान इंटरचेंज तक पार करने नहीं दी गई, जिसके बाद वो एहतजाज मनसूख करके वापस पेशावर लौटने पर मजबूर हो गए। इस मौका पर अली अमीन गंडापुर को अपने साथ आए कारकुनान के शदीद गैज़ व गज़ब का सामना भी करना पड़ा, और शायद यही वो गुस्सा था जिसका रद्द अमल अब अली अमीन गंडापुर ने भी मज़ीद जारहियत की वार्निंग से दे दिया है, जिनके बकौल अब इनकलाब आकर रहेगा। हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। अब हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है। इसके बाद अगर कोई गोली बरसाएगा, उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने कल के एहतजाज से वापसी से पहले एक बार फिर बानी पीटीआई को रिहा कराने का ऐलान कर दिया है। इससे कबल भी वो ये ऐलान मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, जब बिलखुसूस इस्लामाबाद जलसे की मुतनाज़ तकरीर में तो वो डेडलाइन भी देकर गए थे कि वो 15 रोज में आकर बानी पीटीआई को रिहा कराकर ले जाएंगे। फिर 21 सितंबर को लाहौर जलसे में भी अली अमीन गंडापुर वक्त पर तो ना पहुंचे, और जब पहुंचे तब भी बानी पीटीआई को दोबारा रिहा कराने की वार्निंग देकर गए, और अब कल रिहाई के साथ साथ इनकलाब की वार्निंग भी दे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर के इस दावे को तहरीक इंसाफ भी कुछ ज्यादा संजीदा नहीं ले रही। गंडापुर साहब ने जलसे के अंदर बात की थी, वो जलसे के अंदर जो तकरीर होती है उसको बस जलसे के अंदर की तकरीर के तौर के ऊपर ही लेना चाहिए। यानी ये लीडर को रिहा करने वाला जो बयान था, ये एक सियासी बयान था, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो जलसे के अंदर जो तकरीर होती है उसको बस जलसे के अंदर की तकरीर के तौर के ऊपर ही लेना चाहिए। सही है, और उससे ज्यादा मतलब उसको कोई लिटरल मीनिंग्स नहीं देने चाहिए। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस लड़ाई में कोई खातिर जमा नहीं रख रहे, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत इस जारहियत से किसी सूरत मरऊब होती नहीं दिख रही, जिसकी मिसाल जुबानी गोलाबारी के साथ साथ मजीद कानूनी एक्शन की सूरत में भी सामने आ रही है। पंजाब हुकूमत ने मुस्तकबिल में जारहियत की सूरत में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। गंडापुर और उसकी पूरी लीडरशिप कहीं पर आपको कारकुनों के साथ नजर नहीं आई। कल जो उन्होंने इनकलाब लाने का कुछ दावे किए हैं और उन्होंने गोलियां वोलियां चलाने का जो है वो ऐलान किया है, गंडापुर साहब, ये गोलियां वोलियां आपके खैबर पख्तूनख्वा में चलती हैं, और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। कल आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आपको वापस जाना पड़ा, और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी। जुबानी एक्शन के साथ साथ पंजाब हुकूमत ने केपी हुकूमत के खिलाफ कानूनी एक्शंस की भी भरमार कर दी है। इस मुतालिक बड़ी पेशरफ्त बानी पीटीआई इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक हुई है, जब दोनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और तोड़फोड़ के मामले पर बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना न्यू टाउन में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, बलवा, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमला करने के इल्जाम शामिल हैं। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात भी शामिल हैं। FIR के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ 45 रहनुमा और कारकुन भी पर्चे में नामजद किए गए हैं। इसके अलावा भी गुज़िश्ता रोज के एहतजाज और झड़पों से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 58 से जायद मुकामी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल की गई है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमान ने लियाकत बाग में रियासत मुखालिफ नारे लगाए, कारकुनान ने असलहा, डंडे और लाठियां उठा रखी थी, जबकि कारकुनान ने पुलिस एहलकारों और सरकारी गाड़ियों पर पथराव भी किया। दूसरी जानिब
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जवाबी कानूनी चारा जोई कर रही है। जवाब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का मजीद कहना था कि शेलिंग पर केपी हुकूमत अदालत जाएगी, जबकि एडवोकेट जनरल केपी से कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग और फायरिंग कहाँ का कानून है, कानून की पासदारी का कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सीखे। कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह पंजाब पुलिस के एहलकारों को महफूज बनाया सबके सामने है। सूबाई हुकूमतों के दरमियान मामलात जिस नहज पर आ चुके हैं उसको यकीनी तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ही कहा जा सकता है। और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सिर्फ हुकूमतों के दरमियान टकराव की सूरत में नहीं बल्कि इदारों के दरमियान भी जारी है। बिलखसूस मुजव्वजा आईनी तरमीम के मामले में जहां जजों के दरमियान एक रस्सा कशी जारी है, वहां अब वकला भी मजीद जारहियत पर उतर आए हैं। आज भी तकरीबन 300 वकला ने जजेस को तंबीह की है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। 300 से ज्यादा वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खुला खत लिखकर अपील की है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। खत में लिखा गया है कि नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। खत में कहा गया है कि मुजव्वजा तरमीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। वकला की जानिब से कहा गया है कि मुजव्वजा आईनी तरमीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं है। खत में वकला ने जजेस को याद दहानी कराई है कि आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है। जजेस के पास अब मौका है कि वो अपना इंतखाब करें। कल जब तारीख लिखी जाए तो उसमें शामिल हो कि आप मिले हुए नहीं थे। गो के वकला और अपोजिशन इस आईनी पैकेज को रोकने के लिए भरपूर मुदाहमत कर रहे हैं, लेकिन असल तुर्क का पत्ता उन मौलाना फजलुर रहमान के पास है जिनसे मुताल्लिक दिलचस्प तौर पर हुकूमत भी पुरुमीद है और पीटीआई भी। 2/3 अक्सरियत की है जो हमें दोनों हाउसेस में चाहिए। उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो अरकान सेनेट हैं उनकी भी ज़रूरत है, जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी भी ज़रूरत है। उसके बगैर हो नहीं सकती। तो हमारा अपना जो अंदाज़ा है वो ये है कि पहले या दूसरे हफ्ते में अक्टूबर के हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरमीम को करा सकें दोनों हाउसेस से। किसी जॉइंट मुसवदे की कोई बात नहीं। बात ये हुई है कि ये जो वर्किंग पेपर है जो अभी तक उनके साथ शेयर नहीं हुआ है, हमें मौलाना साहब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि उनका कंधा अदलिया के खिलाफ या बेसिक राइट्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी जानिब आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपने मौक़िफ़ से तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों को ही आसरा दे दिया है, जिन्होंने आईनी अदालत की हिमायत तो की है, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजामंदी के बगैर आईनी पैकेज की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया है। अदलिया में इस्लाहात लाएं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। यानी ये 2006 का एक अहद पैमान है जिस पर हम कायम हैं जी। अब अगले मरहले में देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसौदा लाती है। पीपल्स पार्टी और GUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का जरिया न बने। एक तरफ ये मामला आईनी महाज पर ग्रुप बंदी और सियासी खींचातानी का बाइस बना हुआ है, तो कल से शुरू होने वाला दिन और भी अहम समझा जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का आगाज कर रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। याद रहे कि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा और रुकन दी सीट भी होगा, जबकि ताहयात नाअहली या नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामान करेगी। इस फैसले के बाद उस वक्त पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हो गया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले को आइन को री राइट करने से तशबीह देते हुए नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, लेकिन इन दरखास्तों पर आज तक समाअत नहीं हुई थी, जो अब कल से होने जा रही है, जिसके बाद मुमकिन तौर पर मजीद सियासी और कानूनी महाजराई बढ़ने का अंदेशा है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जबकि प्रोग्राम में आगे चलकर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। अली अमीन गंडापुर ने तो इनकलाब लाने का दावा तक कर दिया है और साथ ही बानी PTI को जेल से रिहा करवाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। रोक पाएंगे आप उन्हें?
कि जी ऐसी धमकियां जो हैं उन पर हम रियासती हुकूमत या रियासत की पॉलिसी नहीं बना सकते। गंडापुर साहब अगर वाकई अपने हलफ की पासदारी करना चाहते हैं तो वो बजाय पंजाब में आने के वो केपी के सरहदी इलाकों में जाकर दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। वो बताएंगे कि हमने इतने जो भत्ताखोर थे, जो अगवा कर रहे थे और लोगों से भत्ता ले रहे थे, उनको हमने गिरफ्तार किया है। वो हमें बताएंगे कि जी इतने दहशतगर्द थे जिनको हमने जो है वो उनको जो है पाकिस्तान से बाहर निकाला है। लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे, वो जो उनका बुनियादी फर्ज है वो अदा नहीं कर रहे। और ये बात खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी देख रहे हैं, जिनको ऊपर अब इस जमात को हुकूमत करते हुए ये 12वां साल है। लेकिन इस किस्म की जो गैर जिम्मेदारी है और धमकियों और गीदड़ भभकियों से तो हुकूमतें नहीं चलती। और इनकी भी जो उनका ये ख्याल है कि जी पंजाब एक दूसरे सूबे पर किसी दूसरे सूबे का वजीर आला आकर लश्कर के साथ जेल तोड़ेगा। ये काम खैबर पख्तूनख्वा में तो 2 दफा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। बन्नू जेल में हुआ था, एक और जगह भी हुआ था। उस जेल को तोड़कर इन्हीं पीटीआई की हुकूमत के दौर में दहशतगर्द जो हैं वो अपने दहशतगर्दों को जबरदस्ती जेल तोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिहा करके निकाल कर ले गए थे। ये काम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने तो करवा दिया, लेकिन पंजाब में ये नहीं हुआ। खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल पिंडी में एहतजाज किया। 2 तारीख को वो मुल्तान, फैसलाबाद और मियां वाली में एहतजाज करने जा रहे हैं, जबकि 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। तो क्या पिंडी की तरह बाकी शहरों में भी इसी तरह से रुकावटें खड़ी करके रोकेंगे या करने देंगे एहतजाज? अमर साहब, हिफाजत होगी, पंजाब में रहने वालों की जिंदगियों की हिफाजत होगी, उनके जानो माल की हिफाजत होगी, पंजाब की जो सरकारी इमलाक है उनकी हिफाजत होगी। तो मकसद हिफाजत है, और उस हिफाजत को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, उस पर हमलावर होगा, तो उसको पसपा किया जाएगा। वैसे खुर्रम साहब, जमहूरियत में किसी का भी राइट है कि वो एहतजाज कर सकता है पुरअमन तरीके से, तो सरकारी ताकत के इस्तेमाल से किसी के एहतजाज को क्रश करना, ये कैसी पॉलिसी है? कल के एहतजाज पर भी पर्चे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो क्या आगे भी यही पॉलिसी जारी रहेगी? नहीं, हुकूमत की पॉलिसी तो ये है कि ये जो एहतजाज है ये दूसरे शहरियों की जिंदगियों को मुतासर ना कर सके, और इसलिए कोशिश की गई है कि उनकी शहरियों की जान और माल की हिफाजत, जो कि हुकूमत की पहले जिम्मेदारी है, और उसके बाद जो उनके कारोबार और रोजगार है उसको जितनी हद तक मुमकिन हो सके उसको नॉर्मल चलाया जाए। तो कोशिश यही रहेगी कि एक तरफ फितना और फसाद की कुव्वतें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का आइन है और मुंतखब हुकूमतें हैं और पाकिस्तान के अवाम है। तो इसके मामले में जो एहतजाज है वो भी अपनी जगह पर है। पाकिस्तान के अवाम को अब ये बड़ा वाज़े महसूस हो रहा है कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो मुस्तहकम हो रही है। उसकी बहुत सारी जो हैं उसके इशारे जो हैं वो मुस्बत हैं, चाहे वो महंगाई है, एक्सपोर्ट्स हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, डॉलर रुपए की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं। अब IMF का प्रोग्राम भी हो गया, लिहाजा हमारा जो फॉरेन अकाउंट है, एक्सचेंज अकाउंट है, वो भी स्टेबल हो गया। तो एक तरफ तो इस्तेहकाम है और दूसरी तरफ हमने देखा है फितना और फसाद है, लेकिन ये दोनों कुव्वतें साथ साथ चलेंगी और बिलाखिर इंशाल्लाह जिस तरह का इस्तेहकाम मुआशरत में नजर आना शुरू हो गया है वो बहुत जल्द आपको पाकिस्तान की सियासत में भी नजर आएगा। लेकिन खुर्रम साहब, सियासत में मजीद इस्तेहकाम लाने के लिए तो जाहिर है आपकी जो बड़ी कोशिश है वो तो 2/3 अक्सरियत आपके पास लगता है आ ही जाएगी और आप आईनी तरमीम ले आएँ, ताकि आपको अगर कोई थ्रेट है अदलिया की तरफ से तो वो जो है वो जो फील कर रहे हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए। तो वैसे कब तक आ रही है ये आईनी तरमीम? जी, उसके इशारे भी मुआशरत की तरह बेहतर है, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो अभी 2 हफ्ते पहले का एपिसोड था उसे सबक सीखते हुए पहली पूरी कोशिश है कि एक ऐसा मुसवदा है जिस पर पहले से बजाय इसके कि कोई इजलास तलब किए जाएं, उस पर जो मेन सियासी जमातें हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उनका एग्रीमेंट पहले से हासिल करके काबीना से उसको अप्रूव करा लिया जाए, फिर पार्लियामान के इजलास बुला लिए जाएंगे। तो मेरी ये तवक्को है कि अगले 8 से 10 दिन सियासी मामले में या तरमीम के मामले में सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब बने हुए हैं, उनके बारे में आप कितने पर उम्मीद है कि उन्हें आप मना लेंगे? क्योंकि आईनी तरमीम के लिए
वो आपके मुसव्वदे के ऊपर राजी नहीं है और आपके मुसव्वदे को तो उन्होंने मार्शल लॉ से तशबीह दे दी है। जी, इस वक्त तो कहते हैं कि ज्यादा इम्कान यही है कि इंशाल्लाह उनको जाकर हम हमायत की दरख्वास्त करेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि इसमें अब हमायत की दरख्वास्त के साथ मुसव्वदा भी, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी मुशावरत से ही तैयार कर रही है, उनके साथ शेयर किया जाएगा तो हुकूमत फिर रिक्वेस्ट करेगी, जो कि एक पार्लिमानी सियासत का हिस्सा है कि जब भी इस किस्म की एक आईनी तरमीम होनी है, एक हायर लेजिस्लेशन होनी है, उसके लिए सब जमातों को रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इसका हिस्सा बने और इसको कामयाब करें। वैसे अगर मौलाना नहीं मानते तो फिर क्या मखसूस नशिस्तों के जरिए 2/3 अक्सरियत पूरी करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि 63 भी का लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इसी का समाअत होने जा रही है और हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का फैसला मानने से मुकम्मल तौर पर इनकारी है। और अगर मौलाना नहीं मानते तो क्या फिर मखसूस नशिस्तों के जरिए 2/3 अक्सरियत पूरी करके तरमीम लाने की कोशिश होगी? पहले तो मैं आपके नाज़रीन के लिए वाजे कर दूं कि जो 8 रुकनी बेंच का मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उसमें हुकूमत वक्त का कोई किरदार नहीं है। वो पार्लिमान से मुतल्लिका है और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका है। और अब चूंकि पार्लिमान ने एक वाजे कानून साजी कर दी है, तो अगरचे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में ये खत लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1993 में, आज से 31 साल पहले, बाज मोहम्मद काकड़ केस में वाजे लिख चुका है। और शायद अब हमें आइन में ये लिखना भी पड़ जाए कि अगर किसी सूरत हाल में जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक तशरीह की है, लेकिन जब उस तशरीह के बाद कानून बन जाएगा तो कानून उस तशरीह पर हावी होगा, बालादस्त होगा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल पहले भी की थी। गालिबन अब इसको कोडिफाई करने का वक्त आ गया। वैसे भी आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ देर पहले, और एक ऑब्जर्वेशन भी यही है ब्रॉडर लेवल पर कि नून लीग से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के मामले पर मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। वो कहते ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। क्या वजह है पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी होते हुए आपसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस मामले पर मुतहर्रिक नजर आ रही है? वो मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी कोई अहम रोल जो है वो तो लेने के लिए राह हमवार नहीं कर रही? जी नहीं, देखिए, वो तो अहम रोल उनके पास मौजूद है। और ये सदर ममलिकत जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन हैं, उनका रोल तो अपनी जगह पर मौजूद है कि उन्होंने, और वो बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं कि वो सब जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और उसका इयादा कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो कि एक मुश्तरका हमारा एजेंडा था आज से 18 साल पहले विसाखे जमहूरियत में, उसकी उन्होंने वकालत की है, क्योंकि उनको जो है उनके खानदान को बराह रास्त तो उससे नुकसान पहुंचा है, अदालत की जो चीरा दस्तियां हैं, और मुस्लिम लीग नून को भी नुकसान पहुंचा है। तो उन्होंने एक हुकूमती जमात के एला होने का, साथी होने का, हवारी होने का एक अच्छा सबूत फराहम। आपको तो बड़ा शिकवा रहता है पीपल्स पार्टी से ना कि वो गलबे में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन वो मलबे में हिस्सा नहीं लेते। तो अब तो वो भरपूर तरीके से मलबे में हिस्सा ले रहे हैं और इस आईनी तरमीम के मामले पर तो पीपल्स पार्टी ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो अब तो कम से कम आपका शिकवा तो नहीं है पीपल्स पार्टी से मजीद कोई? नहीं, देखिए, ये तो जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, उनमें ये मामलात इसी तरह उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। एक सिचुएशन ऐसी है जहां उन्होंने एक बेहतर अपना वजन उठाया है, जो निजकारी के मुतल्लिक है, उसमें फिर एक दफा तनाव पैदा हो जाएगा। लेकिन इसी तरह हमें पाकिस्तान को जो असल मकसद है कि हम फितना और फसाद और सड़कें जो है उनके ऊपर जो हम देख रहे हैं कि एक सरकारी वसाइल एक सूबे के इस्तेमाल करते हुए, उसकी बजाय हम सब मुस्बत काम करें और जो हमारा असल फर्ज है, जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की आवाम ने अपने वोट के साथ हमें दी है, उसको निभाएं, उनकी जिंदगियां बेहतर करने की कोशिश करें। उनके पाबंदे सरासर लीडर की तरफ से उन्हें कॉल दी जाती है कि निकलें और एहतजाज करें, तो अपने लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज तो करेंगे। वैसे आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर इस तरह से धमकी देकर या जेल से ज़बरदस्ती जाके रिहाई वाला मामला तो हो नहीं सकता। आपको वैसे खान साहब की रिहाई किस तरह से होती हुई नजर आ रही है? केसेस में उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा, यानी कि रिलीफ से मुराद ऑन मेरिट वो अदालतों से रिहा होंगे या कोई समझौता करना पड़ेगा, मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा उन्हें? जी, हम तो समझौते में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। हम उनको अदालत से ही, पहले भी अदालत ने उनको
लामहदूद रिलीफ दिया है। पाकिस्तान की अदालतों ने एक दिन में 17 जमानतें भी उनको दी हैं। तो लेकिन अभी भी हैं तो उनको अभी तक अदालत जेल के में। जरिए रिहा होना है। जो गुफ्तगू हम पीटीआई के साथ करना चाहते हैं वो पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए है। उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं, सौदेबाजी के लिए हम तैयार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सड़कों पर निकलने के बजाय जो है मुल्क में एक साजगार माहौल देना चाहिए जहां गवर्नेंस हो, आवाम की खिदमत हो सके। इसी पर प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केपी के वज़ीर आला हैं अली बिन गंडापुर, वो दावे कर रहे हैं कि इनकलाब आएगा, वो अपने बानी को जेल से ज़बरदस्ती रिहा करवाएंगे। कैसे रिहा करवाएंगे, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली जलसों के हवाले से क्या होगी, और जो अली बिन गंडापुर दावे कर रहे हैं कि वो जेल से अपने बानी यानी इमरान खान को रिहा करवाएंगे, 3 बार वो अल्टीमेटम दे चुके हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब से। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब पहले लाहौर नहीं पहुंच पाए, फिर वो इस्लामाबाद भी, पिंडी भी कल नहीं पहुंच पाए, और कारकुनों को तसल्ली देने के लिए वो ये दावा कर देते हैं कि वो अडियाला जेल से अपने कायद और बानी को रिहा करवाएंगे जाकर। ये जस्ट एक सियासी बयान है, चूंकि इससे पहले शेख वकास अकरम साहब भी कह चुके हैं कि इसका मतलब तो कतन ये नहीं है कि वो जाके डंडे के जोर पे रिहा कराएंगे। इसका मतलब तो तहरीक के जरिए रिहा कराना है। और आपके पार्टी के साबिक जो सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ हसन साहब, वो ये कह रहे हैं ये एक जलसे में की गई सियासी तकरीर है, ऐसा कोई इतना ज़्यादा इसको सीरियस ना लिया जाए। तो ये क्या मामला है जो दावे कर रहे हैं गंडापुर साहब, और इनकलाब की बातें भी कर रही है? किस तरह का इनकलाब लाने की बातें हो रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। एक सियासी तहरीक इस वक्त अपना टेम्पो और तेज कर रही है। हमने जलसे भी किए, हमने जुलूस भी निकाले, पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज उठाई, अदालत में भी हम मौजूद हैं, और अब एहतजाज की तरफ भी हम बढ़े हैं। कभी भी कोई सियासी जमात जब कहती है कि हम अपने लीडर को बाहर निकालेंगे या हम अपना ये टारगेट अचीव करेंगे, कोई भी टारगेट हो सकता है, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, हम अपना वजीर आजम बैठाएंगे, या हम मुखालिफ वजीर आजम से इस्तीफा लेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बंदूक या तोप तफंग से ही करना होता है। आपने सियासी आईनी जितने आपके पास जराए हैं उसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो क्लियर मतलब वही है, अगर कोई समझना चाहे, जो अली अमीन खान ने कहा है कि हम अपने लीडर को बाहर निकालेंगे, तो हम सबको समझ है कि खुदा न खास्ता अगर हम उनको जेल तोड़ के निकाल लेते हैं तो क्या वो बरी हो जाएंगे? बरी तो नहीं होंगे, मजीद मसले बनेंगे। तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं है उनका। मतलब यही है कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, अपना प्रेशर बढ़ाएंगे, अदालत से इंशाल्लाह हम इंसाफ लेके निकलेंगे। इमरान खान साहब और दूसरा बाकी असीरान सब रिहा होंगे। वो जो इनकलाब की बात करते हैं, ये किस तरह के इनकलाब की बात कर रहे हैं? क्या इनकलाब मुल्क में आने वाला है और किस तरह का इनकलाब ला रहे हैं, कैसे लाएंगे? देखें, अगर हम अपनी आंखें खोलें तो इनकलाब तो पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी की रात बपा कर चुकी है, जब हमसे हमारा निशान छीना गया, हमसे हमारा लीडर जेल में डाल दिया गया, हमारी जमात पे गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई, और हमारे लोगों को उठाया गया। हमें बैलेट पेपर्स, अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं करने दिए गए, हमारे लोगों को तोड़ा गया। रियलिटी आज के दिन की ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन बेंचेस पर बैठी है। इसमें इनकलाब कहाँ है? समर साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, कानून की किताब में एक लफ्ज होता है डिजोरे, दूसरा होता है डिफेक्टो। डिजोरे का मतलब है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। जैसे अभी आपका चैनल है, आपके चैनल की रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपको आपके चैनल इंतजामिया की इजाजत है कि इस वक्त दुनिया न्यूज पे समर अब्बास साहब प्रोग्राम करेंगे। अब कोई अंदर घुस के आपको निकाल के जबरदस्ती बैठ जाए और सारा चैनल अपने कंट्रोल में ले ले, वो कर लेगा प्रोग्राम, तो अमली तौर पे तो कर लेगा, क्या आईनी कानूनी तौर पे उसको इजाजत है? नहीं है ना। इसी तरह कौम ने वोट इमरान खान को दिया, फॉर्म 47 जेली तरीके से आपने एक हुकूमत हमारे ऊपर इम्पोज कर दी, कौम के ऊपर, जिसकी मिसाल आपके सामने है कि जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी निकल के सारा कच्चा छट्टा जो है वो सामने खोल के रख दिया। तो जबरदस्ती की हुकूमत है। ये जो आईनी तरमीम की बातें होती है, मुझे तो सुन के हंसी आती है। आप कौन सी आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं? एक जेली हुकूमत के जरिए आप आईनी तरमीम लाना चाहते हैं? इस वक्त मुल्क को आईनी तरमीम की नहीं,
आईन पे अमल और आईन के एहतराम की जरूरत है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 काम से मुल्क आगे जा सकता है, इमरान खान साहब की रिहाई और उसके साथ साथ मैंडेट का फैसला कि ओरिजिनल मैंडेट किसके पास है, और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को मुंहदम करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि एक जगह जहां से इंसाफ मिल सकता है वो इंसाफ का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुदा न खास्ता बंद कर दिया जाए। हम नहीं होने देंगे ये। कैसे नहीं होने देंगे, कैसे रोकेंगे इसको? कल आपने देखा रावलपिंडी निकला है, लग पता गया है इनको, बड़ी बातें करते हैं। हमने अगर आना था शायद आधा घंटा 1 घंटे से भी कम एहतजाज करके चले जाते। आपने 12 घंटे रावलपिंडी में बगैर लीडरशिप के एहतजाज करवा दिया, पुरअमन एहतजाज करवाया। लेकिन वो अलग अली बात मोहम्मद है खान कि साहब, 12 आईनी घंटे तरमीम एहतजाज का के मामला बाद जो है वो गए, जलसों से मुस्लिम या लीग एहतजाज नून से के नहीं लोग रुकने बाहर से वाला। उन्होंने फायरिंग की। वो तो आईनी तरमीम का मामला जलसों या एहतजाज से नहीं रुकने वाला, वो तो प्योरली एक नंबर गेम का एक मामला है। नंबर गेम हुकूमत के पास जिस दिन पूरी हो गई, आप एक छोड़कर 100 एहतजाज कर लें, 100 शहरों में कर लें, देखिए तरमीम तो हो जाएगी फिर। भाई बात सुने, जब आवाम निकलती है ना, बड़े बड़े दरो दीवार हिल जाते हैं। और दूसरी चीजें नंबर हैं किधर, ये जिनसे पास करवा रहे थे, लॉ मिनिस्टर उनका रात के 2 बजे कहता है हमें मुसविदा मिल गया है। कहां से मिला भाई? ये तो आपने नहीं बनाना था, कहां से आया आपको मुसविदा? वो जगह तो बताएं। देखिए, मुंह छुपा के रात के अंधेरे में एमएनएस को उठाया गया पार्लियामेंट हाउस से। अभी कल की बात है, परसों की बात है, ख्वाजा शिराज हमारा एमएनए है, उसके लॉज में ब्रेक इन करके अननोन लोग, पुलिस नहीं थी, अननोन लोग, हमारे एमएनए, उनकी फैमिली को उठा लिया गया बलोच साहब की, और उनकी फैमिली को उठा के ब्लैकमेल किया गया कि आप अपनी जो है अपना बदलें। ये जो 63A पे बात हो रही है, इस वक्त किस तरह से सुप्रीम तो कोर्ट में बताया ये चीज ख्वाजा सामने शिराज आ साहब ने रही है। आपको कि वो उन्हें इस बारे में यानी कि आईनी तरमीम के ऊपर वोट देने के लिए उन्हें कहा गया, प्रेशराइज किया गया, ऐसी कोई बात हुई है? ख्वाजा शिराज साहब उनकी पहुंच से बहुत दूर है इंशाल्लाह। हम्म लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या इस तरीके से अब आईनी तरामीम पास होंगी रात के 2 बजे, मुंह छुपा के? सिटिंग हुकूमत के लोगों को, एमएनएस तक को नहीं पता क्या सीक्रेसी है, क्या ऐसी बात है कि आप अपने लोगों से शेयर नहीं करना चाहते? ये आईनी तरामीम है या आईनी एटम बम है जो आप इस कौम पे फाड़ना चाहते हैं रात के 2 बजे? रात के अंधेरे में तो आईन मुअत्तल किया जाता है, तरीकेकार गलत आली मोहम्मद खान साहब। लेकिन आज के दिन की रियलिटी ये है कि जो आप चाह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस जो भी आएंगे, ज़ाहिर आपकी तो मंसूर अली शाह साहब से आप बार बार उनके नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा भी आपकी पार्टी करती है। आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट जिस सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ मिलना है, आपको मैंडेट मिलना है, वो सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फिर दीवानी और फौजदारी मुकदमात तक महदूद रह जाएगी। ये सारे मामला तो फिर आईनी अदालत के अंदर चले जाएंगे जब आईनी तरमीम अगर हो जाती है। और आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को जिन मौलाना फजल रहमान साहब की सपोर्ट की जरूरत है, आज भी मौलाना फजल रहमान साहब ने वादे किया है कि जो आईनी तरमीम में जो आईनी अदालत का मामला है उस पर वो हुकूमत की राय से मुत्तफिक है। 2 बातें, पहली, जस्टिस मंसूर अली शाह हो या कोई और हो, कोई हमारे चचा का या खाला का बेटा नहीं है। जो आता है अपनी ड्यूटी करेगा, हमें किसी से कोई गैर आईनी तवक्कुआत नहीं है, ना रखनी चाहिए। जिसने कभी भी, ये पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है, जिस किसी सियासी जमात ने, किसी वजीर आजम ने, आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस या किसी बड़े अहदेदार को अपना ब्लू आइड बनाया या बड़ा कोई अपना मनपसंद लेके आया, उसी ने पीठ में छुरा घोंपा है। तो हमें किसी से कोई गैर आईनी तवक्को नहीं है। हम ये कहते हैं जो उसूल है उसको फॉलो करें। जो सीनियर मोस्ट है, चाहे वो जैद है, बकर है, अमर है या समर अब्बास है, उसको लेके आए, वो अपनी टर्म पूरी करे फिर जाए। बाकी जो दूसरी बात आईनी कोर्ट की है, आईनी कोर्ट की इस वक्त इनको क्यों ये बुखार चढ़ा है? ये उस जमात को बुखार चढ़ा है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा फिजिकली हमला करवाया था। बुखार इसलिए चढ़ा है, इनको ये फिक्र है कि अगर हमारी आईनी पिटीशन 184(3) के तहत अगर उठा ली गई, इस इलेक्शन की अगर स्क्रूटनी हो गई, अगर जुडिशल कमीशन बन गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नून लीग से ज्यादा तो वैसे पाकिस्तान नून लीग से ज्यादा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है, और पीपल्स पार्टी को तो फिलहाल ऐसा खतरा। ये वैसे बड़े अफसोस की बात है समर अब्बास साहब कि आईन बनाने वाली जमात भुट्टो साहब का नवासा ही इस वक्त आईन को तबाह करने के दरपे है। वो तो कह रहे हैं कि आईनी अदालत का मामला 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो हमारे तय हुआ था कि तब से वो कह रहे हैं कि एक तहरीर शुदा एक चीज है, एक मुआहदे में मौजूद थी, हमारे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी कि आईनी अदालत कायम की जाएगी। ये कोई आज का आइडिया नहीं है, ये पुराना आइडिया है। लगता है कोई लॉलीपॉप दिया गया है छोटे भाई बिलावल को, लगता है कोई लारा दिया गया है।
लगता है किसी ने बताया है कि कोई रास्ता है, कोई चोर दरवाजा प्राइम मिनिस्टर हाउस। मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाने का कोई चोर दरवाजा नहीं है। उसका दरवाजा है पाकिस्तान के खेत खलियान, पाकिस्तान के अवाम के बीच के, उनके पसीनों में से निकल के आपने वोट लेके प्राइम यानी मिनिस्टर आप हाउस क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो मुतहर्रिक आईनी तरमीम के मामले पर उन्हें कोई बिलावल के वजीर-ए-आज़म बनने के वाले से कहीं से कोई इशारा हुआ है? लगता है कोई पुराना ट्रक दिखाया गया है, ट्रक के पीछे बत्ती होती है ना, उसके पीछे लगाया सही गया है, है। मैं आपको चलें। बता दूं, कौम इमरान खान के साथ है, ठीक है, कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। ठीक है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान की, जिनका कहना है कि आईनी तरमीम को किसी सूरत भी मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक बड़ी ही तल हकीकत के हवाले से कि पाकिस्तान में टैक्सेशन का जो निज़ाम है, जो टैक्स देने की शरह है, वो बहुत ही कम है। एशिया के अंदर हम आखिरी 3 ममालिक के अंदर पाकिस्तान का शुमार होता है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में ताजरों का एक तबका जो है वो बड़े पैमाने पे वो जीडीपी का 20% हिस्सा बनते हैं, लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। क्यों अदा नहीं करते, इस पर मजीद बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान 74 साल में 25वीं बार IMF से $7 अरब का कर्ज लेने में कामयाब तो हो गया है और इस पर भरपूर खुशियां भी मनाई जा रही हैं। इस पेशरफ्त के साथ ही पाकिस्तान IMF का तीसरा बड़ा कर्ज लेने वाला मुल्क बन गया है। इसके साथ ही शराइत भी बहुत सख्त हो गई है, जिनमें ज़री टैक्स को इनकम टैक्स के बराबर करना है। सूबों के साथ मालियाती डिसिप्लिन के लिए मुआहिदा भी शराइत का हिस्सा है, जबकि 18वीं तरमीम के तहत वजारतें भी सूबों को मुंतकिल की जाएंगी। दूसरी जानिब आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चेयरमैन FBR के हमरा इस बात का भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में मजीद 7,000 अरब टैक्स जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। जो टोटल टैक्स एवेजन की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर बहुत मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं, बट चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं। हमारा भी एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 7 ट्रिलियन का अपसाइड है एज वी गो फॉरवर्ड। वी आर एज अ गवर्नमेंट वी आर वॉकिंग द टॉक। वजीर खजाना का दावा अपनी जगह, लेकिन टैक्स इकट्ठा करने के हदफ में FBR को नाकामी का सामना है, क्योंकि FBR को जारी माली साल की पहली तिमाही में 170 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक जुलाई ता सितंबर 2,652 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठा करने के टारगेट में से FBR तकरीबन 2,482 अरब रुपए ही वसूल कर पाएगा। इस सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से टैक्स फाइलर्स की तादाद दोगुना होने के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन टैक्स टू GDP की शरह में खातिर खा इजाफा नहीं हो पा रहा। 24 करोड़ के मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद सिर्फ 32 लाख है, जबकि उनका GDP में हिस्सा 10% है, क्योंकि मुतअद्दिद टैक्स फाइलर्स जीरो टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। हुकूमत ने टैक्स अदा करने वाले फाइलर्स पर भी सख्ती का फैसला किया है, जिनकी ऑडिट के लिए 4,000 ऑडिटर्स की असामियां भी मुश्तहर कर दी गई है। जीरो रिटर्न फाइल करने वालों में बड़ा हिस्सा ताजरों का है और हुकूमत का ताजरों को टैक्स नेट में लाने का इरादा भी बज़ाहिर अपने मकसद में नाकाम होता दिख रहा है, जबकि ताजरों ने हुकूमत की ताज दोस्त स्कीम को ना मानने की जिद पकड़ी हुई है। इस स्कीम से 31 अगस्त 2024 तक हुकूमत को 50 अरब रुपए की मुकर्ररा हदफ में से सिर्फ 5,03,632 रुपए टैक्स वसूल हो सका है। पाकिस्तान में कुल ताजरों की तादाद तकरीबन 32 लाख है, जिसका GDP में हिस्सा तो 20% बनता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर मुल्की टैक्स में उनका हिस्सा सिर्फ 3% है। दिलचस्प तौर पर FBR के रिकॉर्ड्स में ताजर दोस्त स्कीम के तहत 63,964 ताजर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से सिर्फ 277 ने ताजर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स अदा किए हैं। जबकि अब मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक ताजरों के हुकूमत से मुज़ाकरात फाइनल नहीं हो जाते, इस स्कीम को मुअत्तल किया जाए। आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेल्स टैक्स के हवाले से भी वजीर खजाना ने होशरुबा इंकशाफ किया कि इस मद में भी 70% कारोबार अब तक रजिस्टर्ड ही नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के 36 बड़े ममालिक में पाकिस्तान GDP के लिहाज से टैक्स इकट्ठा करने में आखिरी 3 ममालिक में है। यहां तक कि नेपाल भी 17% की शरह से पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत जितना दावा कर रही है उतने काम कर पाएगी, या एक बार फिर मिनी बजट लाकर इनडायरेक्ट टैक्स और मिडिल क्लास पर मजीद टैक्सेस बढ़ाकर ही अपना टाइम पूरा करेगी। और एक बार फिर सुनने को मिलेगा कि अगली बार IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। हम हर बार IMF पर ही इंतजार करते रहेंगे या अपने हिस्से का काम खुद भी करेंगे? इस पर मजीद बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ताजर दोस्त स्कीम से मुतालिक वज़ीर आज़म के चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर और आल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर।
बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब आपका और नईम मीर साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नईम मीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या वजह है अभी रिसेंटली मुज़ाकरात भी ताजरों के साथ फिर से नाकाम हो गए हैं, ताजर जो है वो टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे, टैक्स नहीं दे रहे, कुछ जो है भी वो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं, क्यों इतनी रेजिस्टेंस आ रही है ताजरों की तरफ से? देखिए, रेजिस्टेंस तो इसलिए आ रही है कि इन्हें रियासती अमूर की समझ ही नहीं आ रही। अभी आप देख लें कि आईएमएफ से हमने जो कर्जा लिया है, अगर हमारे अनटैक्स सेक्टर जो हैं वो अपने हिस्से का टैक्स अदा करते तो हमें आईएमएफ से कर्जा ना लेना पड़ता, ना आईएमएफ की कड़ी शरायत हम पर लागू होती। आपको याद है कि ये कर्जा जो है ये हमें बड़ी मुश्किल और मेहनत से मिला है, और आपको ये भी याद है कि साबका हुकूमत ने जो आईएमएफ के साथ वादा खिलाफियां की, उसके नतीजे में रियासती साख बुरी तरह मुतासर थी, और कोई भी जो बैनुल अक़वामी मालियाती अदारा है वो हमारे साथ बातचीत करने को तैयार नहीं था। तो मैं तो ये शहबाज शरीफ हुकूमत को और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट देता हूँ कि कम से कम हम डिफॉल्ट जोन से उनकी मेहनतों और काविशों से निकल आए हैं। तो ये चीज हमारे ताजरों को समझनी है कि अगर वो अपना ड्यू शेयर टैक्सेस के अंदर अदा ना करेंगे तो ये रियासत नहीं चल पाएगी। रियासत इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इनकी वही पुरानी टेपें हैं, वही पुरानी बातें हैं। हम माचिस की डिबिया पे टैक्स देते हैं, हम पानी की बोतल पे टैक्स देते हैं। जब इनसे बात करते हैं कि यार आप बिजली के बिलों पे टैक्स देते हैं, तो सारे लोग देते हैं, आप अपनी आमदन पे क्या टैक्स देते हैं? तो ये कहते हैं जी हमारी आमदन जो है वो मापने का कोई तरीका नहीं है, ये कि आपने इंडिकेटिव इनकम लगा दी, एडवांस टैक्स लगा दिया। फिर हम कहते हैं कि आपकी आमदनों को मापने का वाहिद एक तरीका है कि आपकी रियल टाइम सेल सामने आ जाए तो पीओएस लगवा लें। जब पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की बात आती है तो फिर ये दौड़ जाते हैं। यानी ये अभी तक ना रियासती अमूर को समझ पा रहे हैं, ना इसकी सिवेरिटी को समझ पा रहे हैं, और ना ही ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने किरदार क्या अदा करना है और इनकी जिम्मेदारी क्या है। और ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इनका रवैया है, इनके बयानात हैं, इनका तर्ज अमल है। इस पर इन्हें नजर सानी करने की है, और अगर ये ऐसा काम नहीं करेंगे तो ये समझ लें कि रियासत के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उसने हर टैक्स जो अनटैक्स सेक्टर है उससे उसको टैक्स करना है, वरना ये रियासत नहीं चल सकती। सही है। अतीक मीर साहब, क्या वजह है जो बातें की हैं नईम मीर साहब ने, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, जब पाकिस्तान से ताजर अर्न कर रहे हैं, जीडीपी में उनका 20% शेयर है, लेकिन जब टैक्स की बारी आती है तो टैक्स में उनका सिर्फ 3% शेयर उनका बनता है। क्यों ताजर जो है वो अपना ये फरीजा अदा नहीं कर रहे या रजिस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसमें जो लोग इस्लामाबाद पे हैं उनकी मीटिंग्स हुई भी हैं और किसी नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका। क्या वजह होगी नईम मीर साहब जानते हैं। कुछ बातों का हमें जो इल्म हुआ वो यही शर्त है कि एडवांस टैक्स में कोई भी आना नहीं चाहता, और ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे किससे आप कोई आइटम ख़रीदते हैं और वो 2000 रुपये की आपको रसीद बना के देता है, लेकिन आपसे कहता है कि आप 20,000 रुपये दे दें, इसमें 18,000 आपको मैं वापस कर दूंगा। तो क्यों देगा? फिर आपने इसको शुरू में फिक्स टैक्स स्कीम के बारे में राय ली जाती रही, बात की जाती रही, कितने लोगों ने कहा कि एक अच्छा फिक्स टैक्स निज़ाम आएगा, लेकिन आप फिर वही गोशवारे के ऊपर ले आए। चल, मैं तो समझता हूँ कि ताजिर दोस्त स्कीम को कुछ मामूली तब्दीलियों के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करवाया जा सकता। ये कतन गलत ख्याल है। मैं इस बात पर हल्फिया कह सकता हूँ कि मैं अपने इतराफ़ किसी ताजिर को ये कहते हुए नहीं देखता कि टैक्स नहीं देंगे। टैक्स तो नहीं देंगे, लेकिन जाहिर है जब ये कह देना कि हम टैक्स देंगे, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो जो भी तरीक़ाकार हुकूमत जो है वो डिवाइस करती है उस पर ताजरों की तरफ से बड़ा वाज़ेह एतराज़ आ जाता है। वो कोई एक तरीक़ाकार भी ऐसा नहीं है कि जिस पे ताजर मानने को तैयार हों। मेरी पिछले 4 वज़ीर ख़ज़ाना से बात हुई है, सब यही कहते हैं, मुशर्रफ दौर शौहद अगर आप देखें तो हर वज़ीर ख़ज़ाना बड़ा होपफुल होता है जनाब के ताजरों को हम ले आएंगे टैक्स नेट में, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तमाम के तमाम ऑप्शंस को एक एक करके वो मुस्तरद कर देते हैं और वो टैक्स नेट में नहीं आते। तो नईम मीर साहब, फिर लग तो यही रहा है अतीक मीर साहब की बातों से भी कि ताजर जो है वो इस स्कीम को मानने को भी तैयार नहीं है और वो टैक्स नेट में आने को भी तैयार किसी सूरत भी नहीं है। तो फिर क्या अब सख्ती होगी और किस तरह की सख्ती फिर होगी रियासत की तरफ से? देखिए, मसला ये है कि रियासत तो सख्त इकदाम करने जा रही है, वो तो आपने सुन ही लिया है
कि शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, सिमें ब्लॉक हो जाएंगी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त ना हो सकेगी, गाड़ियां नहीं ले सकेंगे, इनको नोटिस आएंगे, 4000 जो है वो ऑडिटर्स जो है उनको भर्ती किया जाना है, 2000 मेरा ख्याल है शायद कर भी दिए गए हैं, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। तो सख्त तरीन ऑडिट से ये गुजरेंगे और फिर इन पर जो वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं वो भी इनको जुर्मानों के साथ अदा करने होंगे। अपने इस पुराने माइंडसेट के अंदर मुब्तला है कि हम बदमाशी करेंगे, हम अपना घेराव करेंगे, तो हम फिर वही होगा, तो फिर वही होगा। नहीं मिर्जा साहब, फिर वही होगा, एहतजाजी मुजाहरे, हड़तालें, एहतजाजी मुजाहरे, हड़तालें, स्ट्राइक्स वगैरह शुरू हो जाएगी। नहीं, कोई स्ट्राइक्स नहीं होंगी। ये डिजिटाइजेशन का दौर है, मैं आपको बता रहा हूं। इनको समझ भी नहीं आनी कि इनके साथ होने क्या वाला है। नॉन फाइलर की जिंदगी जो है वो अजीरन हो जानी है। इनको ये नहीं समझ आ रही, ये अपने ताजरों को गुमराह कर रहे हैं, ये अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये अपने लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ आ रही। और मेरी बात सुने, ये अब ऐसा टैक्स नहीं इकट्ठा होना कि FBI एहलकार आएंगे, वो एक नुक्कड़ से शुरू हो जाएंगे और दूसरी नुक्कड़ तक आपसे पैसे इकट्ठे करेंगे। उन्होंने नोटिस देना है। अब FBR ने आपके पास नहीं आना, अब आपने FBR के पास आना है, उन्होंने बुलाना है, आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, आपकी हर चीज आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, आपको वो कैद तक करने की सजा तक देने का उनके पास इख्तियार है। ये ताजरों को फंसा रहे हैं, ये ताजरों को फंसा रहे हैं। अतीक मीर साहब, नईम मीर साहब तो बड़े क्लियर हैं कि अब हुकूमत अब की मरतबा बड़ी सख्त एनफोर्समेंट की तरफ जा रही है और अब शायद कोई बच ना पाए, कोई अवॉइड ना कर पाए। वो ये कह रहे हैं कि अब ताजरों को लग पता जाएगा कि उनके साथ होने क्या जा रहा है, टैक्स देना पड़ेगा और हर सूरत में देना ही पड़ेगा, वरना इसके बड़े सख्त किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। देखिए, फाइलर तो इनकारी कभी भी नहीं है कि वो टैक्स नहीं देगा, और फाइलर को आप क्यों इस स्कीम में लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, सर फाइलर हो के वो जीरो रिटर्न फाइल करे, जीरो रिटर्न फाइल करे, उसका फायदा क्या सर? नॉन फाइलर की इन्होंने जो सजाएं रखी हैं उसमें एक फांसी की सजा बाकी रह गई है। ये इतनी बात इन्होंने की मौला जट वाली, देख लें ये कौम भी इधर है, ये नईम मीर साहब भी इधर हैं, और ये जो कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, गंडासे में चूड़ियाँ पा देंगे। भाई आप नहीं कर सकोगे, आप इतने मजबूत नहीं हो, आप भी तो गलती पर हो। रियासत का जो लाभ लिया हुआ है आपने, क्या हम रियासत के दुश्मन हैं? हम टैक्स नहीं देते? ये बिजली का बिल इसने हमारी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। आप कहते हो कि रियासत हमारे लिए बहुत अच्छी है और हम रियासत के लिए के दुश्मन हैं। आप अपनी अदाओं पे भी तो गौर करें कि आप हमें दे क्या रहे हैं, क्या आवाम का ताजरों की इस वक्त हालत इज़हार क्या है, कौन सी सहूलत है। कराची भी देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हम फेस कर रहे हैं, हर तरह के टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम दे रहे हैं, एक फाइलर बन के भी हम टैक्स दे रहे हैं। बाकी अगर कहीं चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है तो आप जहाँ इतनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हो, तो इस वक्त आप क्यों नहीं पकड़ते उनको जो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं, 0% जो टैक्स दिखा रहे हैं, आप उनको तो पकड़ते नहीं है। आप जिनको पकड़ता है, ठीक है, वो आपके अंदर की खराबियां हैं। वो जो टैक्स नेट में, जो टैक्स सिस्टम में जो अमला बैठा है, उस पर तो आपकी गिरफ्त नहीं है। खुद हुकूमत एतराफ करती है कि FBR की इस्लाह की जरूरत है। क्या ऐसा नहीं कहा हुकूमत ने? हर हुकूमत कहती है कि FBR में बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा इस्लाह की जरूरत है। नहीं मीर साहब, कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी, हुकूमत कहती है कि FBR की इस्लाह की जरूरत है। क्या आप ताजर रहनुमा के तौर पर कहते हैं कि ताजरों को भी इस्लाह की जरूरत है? वो आप नहीं कहते, क्योंकि यही है आपका प्रॉब्लम। और जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो वो हर खासो आम देता है। हम आपसे आमदन पे टैक्स की बात अरे हमने तो कहा कि जो जीरो फाइल करते हैं आप उनको चेक एंड बैलेंस करें। ना आपको कोई डरा रहा है, ना धमका रहा है, ना किसी को कोई फांसी लगा रहा है। जिसकी आमदन है अभी इतनी धमकियां तो दी आपने। इस पर ना मेरा कोई एतराज है, ना आपका, और ना समर का एतराज है। जिसकी आमदन नहीं है उसको टैक्स नहीं देना। हमने बर्गर वाले के पीछे नहीं जाना, हमने नान भाई के पीछे नहीं जाना, हमने दूध दही वाले के पीछे नहीं जाना, हमने किसी गोश्त वाले के पीछे तो नहीं जाना। छोटे छोटे कारोबारों को आप आसान तो बनाए, बर्गर वाला भी टैक्स देगा। इसको हिस्सा कदरे जुस्सा तो रखें। वो आपने 100 रुपए महीना तो रखा है बर्गर वाले के लिए। जो लोग जो है वो टैक्स एवेडर्स हैं, बड़े ताजर चोर जो है वो आपके पीछे छुप जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, आप लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। और खुदा के हमारे पीछे नहीं छुपते,
वो असम्बलियों के पीछे छुप जाते हैं, हुक्मरानों के पीछे छुप जाते हैं, हुक्मरानों में बैठे हैं बड़े चोर। हम हमारे पीछे नहीं छुपते वो। पाकिस्तान कहते हैं मेरी रियासत है, मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़कर कहेंगे कि आए हम इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालेंगे, आए। देखिए जज्बाती डायलॉग से नहीं है, इस्लाह करें। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुहिब्बे वतन हम सारे हैं, हम सब इस मुल्क के लेकिन पैसे हमने रियासत को देना, इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब आपका और अतीक मीर साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर ये बहस इस तरह के मुबाहिसे तो ज़रूरी है कि ताजर जो है वो कन्विंस नहीं हो रहे कि हमने टैक्स क्यों देना है, लेकिन टैक्स तो उन्हें देना पड़ेगा, चूँकि ये पाकिस्तान का शहरी होने के नाते हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स अदा करे। इसी तरह से रियासत ने आगे बढ़ना है, मुल्क ने चलना है। अगर नहीं अपना हिस्सा अदा करेंगे तो फिर क्या होगा? एक और IMF प्रोग्राम, मजीद टैक्सेस, मजीद सख्तियां उन लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।